इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, यानी कि मैं जो प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं उनको सावधान करना चाहता हूँ कि खरीदार चाहे तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने किसी नामांकित व्यक्ति या अन्य किसी भी पार्टी के फेवर में करवा सकता है। मतलब इसकी भाषा इधर उधर हो सकती है, इंग्लिश या हिंदी में, जिस भाषा में भी एग्रीमेंट बना है। कहने का भाव ये है कि बायर अपने पास ये राइट रख रहा है कि भाई एग्रीमेंट तो खरीदने का मैं कर रहा हूँ तेरे साथ, लेकिन मैं चाहूँ तो जिस समय तुम्हें सेल डीड करवानी है, रजिस्ट्री करवानी है अंतिम, तो भले ही तुम एग्रीमेंट मेरे साथ कर रहे हो, पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, परंतु मैं रजिस्ट्री किसी के नाम पे भी करवा सकता हूँ। वो मेरा फैमिली मेंबर हो, कोई थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो सकता है वो। अब ये राइट अगर आपने उसको दे दिया तो ये दिखने में तो बड़ा सरल लग रहा है। आप कह रहे हो भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ रुपए की है, मुझे 1 करोड़ रुपए ये दे दे या कोई दूसरा दे दे, मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैं करवा दूंगा, इसके नाम पे रजिस्ट्री करवा दूं या उसके रजिस्ट्री करवा दूं उसके नाम पे, क्या ही फर्क पड़ता है इससे। पर बात इतनी सरल होती नहीं है, और जो बातें सरलता के साथ इस तरह से लिख दी जाती हैं तो जब कोई डिस्प्यूट या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पे कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है या आपसी लड़ाई बढ़ जाती है, तो ये छोटी छोटी शर्तें बहुत भयंकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं। अब इससे हो क्या रहा है नुकसान ये शर्त लिखने से? पहली बात तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस ये कहते हैं कि जो बायर है, खरीदार है, वो आपका टीडीएस काटेगा। अब बायर के साथ आपने एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट आप कर रहे हो मिस्टर सुबोध गुप्ता के साथ कि मैं मिस्टर सुबोध गुप्ता को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो टीडीएस काटना है मुझे, टीडीएस काटने की लायबिलिटी है मेरी। तो जो फॉर्म भरा जाता है रिलेवेंट इनकम टैक्स वेबसाइट पे, फॉर्म 26 QB, या भविष्य में और कोई फॉर्म नंबर चेंज हो जाए तो कुछ भी, तो वो लायबिलिटी मेरी है। और बेच दी, रजिस्ट्री आपने करवा दी किसी और के नाम पे, तो इनकम टैक्स विभाग को जो आपने पैसा लिया मेरे से, है ना, तो आप दिखा तो ये रहे हो कि बायर सुबोध गुप्ता है, परंतु बायर सुबोध गुप्ता है तो रजिस्ट्री आपने बायर के नाम पे करवाई नहीं है। तो ये इनकम टैक्स के प्रोविजंस के साथ कहीं ना कहीं मिसमैच है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला नुकसान तो ये है। दूसरा सीरियस नुकसान आपका एज ए सेलर ये हो सकता है, ये शर्त पे अगर आपने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, कि मान लो जो बायर है जिसके साथ आपने, ओरिजिनल बायर है जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया, उसका और उस थर्ड पर्सन का आपस में कोई झगड़ा हो गया, तो और उस थर्ड पर्सन ने, जिसे आप जानते ही नहीं, जिससे आप कभी मिले ही नहीं, जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है अभी तक, उस थर्ड पर्सन का झगड़ा हो गया ओरिजिनल बायर के साथ, और उस थर्ड पर्सन ने बायर के ऊपर, यानी जो आपके एग्रीमेंट में बायर है उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया। तो अब इस बायर ने इस एग्रीमेंट के बेस पे उसके साथ क्या प्रॉमिस किया वो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप तो उस एग्रीमेंट की पार्टी नहीं हो, ना आप कभी उस व्यक्ति से मिले हो। परंतु इस एग्रीमेंट के अंदर आपने एक ऐसी शर्त लिख रखी है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने कुछ राइट्स इस एग्रीमेंट के बायर को दे दिए हैं और उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, जिसके बल पे, जिसके भरोसे, जिसकी स्ट्रेंथ पे इस बायर ने आगे कोई प्रॉमिस कर दिया या आगे कोई एग्रीमेंट कर लिया या आगे कहीं से बयाना या अर्नेस्ट मनी, एडवांस मनी, टोकन मनी ले लिया, भगवान जाने क्या हुआ। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में भाई साहब झगड़ा हो गया और मैटर कोर्ट तक पहुंच गया, तो उस झगड़े की आंच, उस झगड़े की तपिश आप तक जरूर आएगी। आप भी उस डिस्प्यूट में उलझ जाओगे और आपकी प्रॉपर्टी भी उस डिस्प्यूट में उलझ सकती है। आपका उलझना बनता नहीं है, आपका क्या लेना देना वगैरह वगैरह, ये जो बचाव की बातें हैं ये कोर्ट में बताना। हो सकता है 5 साल बाद आप जीत जाओ तो आप सही हो, परंतु हम जाना ही नहीं चाहते ना कोर्ट, हम उलझना ही नहीं चाहते। तो हम ऐसी शर्त लिखे क्यों जिससे उलझने की संभावनाएं बढ़ जाए।
तीसरा नुकसान दोस्तों ये हो सकता है कि भाई पैसे तो एडवांस के आपने ले लिए ओरिजिनल बायर से जिसके साथ एग्रीमेंट किया। मान लो प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, आपने इससे ले लिए 10 लाख रुपए। 90 लाख रुपए ये कह रहे हैं कि भाई साहब दूसरे अकाउंट से आएंगे, दूसरे किसी खाते से आएंगे जिसके साथ मैं एग्रीमेंट करूंगा या जो ओरिजिनल मैं ढूंढ के लाऊंगा कोई और। तो 10 लाख आपने इससे ले लिए, 90 लाख रुपए आपको कोई और देने वाला है। तो जो स्टेटस है बायर का उसमें बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। कल को आपने उस बायर के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी तो ये जो बायर है अगर इससे आपका झगड़ा हो गया या इसकी नीयत खराब हो गई तो ये कोर्ट में आपके ऊपर एक सिविल रिकवरी का, पैसे की रिकवरी का केस दाखिल कर सकता है। वो ये कह सकता है सर मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए थे, इसने मेरे नाम रजिस्ट्री करवाई नहीं और मेरे 10 लाख रुपए भी वापस नहीं किए। अब आप कोर्ट में जाके ये बोलोगे, भाई आपका तर्क ये रहेगा कि सर देखो ये तो किसी और को लेके आया था, इसने कहा था कि मैं किसी और को लेके आऊंगा तो मैंने उसके नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। तो क्या आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जो आपने बनवाया हो इस एग्रीमेंट के अलावा, जहां पे ये बात लिखित रूप में आई हो कि अब ये व्यक्ति इस फला व्यक्ति को लाया है और बाकी के 90 लाख वो देगा और ये जो ओरिजिनल बायर है जिसके साथ एग्रीमेंट किया है अब इसका कोई राइट या लायबिलिटी इस एग्रीमेंट के तहत बचते नहीं है, या राइट्स नहीं बचता है सिर्फ लायबिलिटी बचती है, या लायबिलिटी नहीं बचती सिर्फ राइट्स बचते हैं इसके। तो कोई आपने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, 3 पक्षीय एग्रीमेंट आपके बीच में, ओरिजिनल बायर के बीच में और जिस थर्ड पर्सन को वो अपना नॉमिनी, रिप्रेजेंटेटिव या कुछ भी कह के लाया उसके साथ बनाया, आपने नहीं बनाया। क्या आपने कोई सेपरेट उन दोनों के बीच के एग्रीमेंट की कॉपी ली है? वो भी नहीं ली। क्या आपने इस ओरिजिनल बायर के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसको विधिवत ठीक तरीके से कैंसिल करके लिखित में फिर से कोई नया एग्रीमेंट थर्ड पार्टी के साथ बनाया है? वैसा भी नहीं बनाया। तो एक हवा में कहीं से जिन्न की तरह प्रकट हो गया है एक थर्ड पार्टी और उसके साथ आप डीलिंग कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर रहे हो, उसकी और आपके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई आपके और उसके बीच में डायरेक्ट कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो उससे कॉम्प्लिकेशंस तो ऑटोमेटिकली पैदा होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। 4th नुकसान दोस्तों ये है कि यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी दिखाई ओरिजिनल बायर को, आपने थर्ड पर्सन को तो दिखाई नहीं, रजिस्ट्री थर्ड पर्सन के नाम पे हो गई और आपकी प्रॉपर्टी में कोई कमी पेशी है किसी भी प्रकार की, चाहे वो कुछ कागजों में कमी हो या उसकी कोई लीगल कोई एंगल हो, कुछ भी दिक्कत है आपकी प्रॉपर्टी में, फिजिकली ठीक नहीं है, छज्जा गिरने वाला है, अनऑथोराइज्ड है वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपने तो रजिस्ट्री करवा दी उसके नाम पे, आप तो मुक्त हो गए पैसे लेके, पर वो मुक्त होने नहीं देगा ना आपको, क्योंकि जिन भूत पिशाच इतनी आसानी से पीछे थोड़ी छोड़ते हैं, सभी मुक्त हो जाएंगे ऐसे। तो वो बोलेगा जब उस प्रॉपर्टी में उसे कमी का पता चलेगा कि आपने उसे धोखा दिया और आप पे केस फाइल करेगा वो। अब आप बोलोगे मैंने तो उसे धोखा दिया ही नहीं, मैं तो उसे जानता ही नहीं था भाई, मैं तो इनको गुप्ता जी को जानता था, यही उसको लेके आए थे और गुप्ता जी को पता था मेरी प्रॉपर्टी में कमियां हैं। पर उस दिन गुप्ता जी को ढूंढोगे ना लेंस लेके तो गुप्ता जी नजर नहीं आएंगे शहर में आपसे मिलने के लिए। अब वो बच गया, वो जिसके नाम आपने रजिस्ट्री की है उसके राइट बन गए, आपने उसे एज ए बायर प्रॉपर्टी उसके नाम पे रजिस्टर करवा दी और अगर आपकी प्रॉपर्टी में कमियां हैं, गलत चीजें लिखी गई हैं प्रॉपर्टी के बारे में, मुख्य बातें छुपाई गई हैं और रजिस्ट्री करवा दी, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो आपके ऊपर केस कर दे, भले ही आपकी कोई गलती ना हो, भले ही आपने सारी बातें ओरिजिनल बायर को बता दी हों, लेकिन आप भी फंस जाओगे क्योंकि ये सारी बातें आपने शायद उसको नहीं बताई तो लिखित में नहीं बताई, क्योंकि आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट आपका था ही नहीं, तो बताओगे भी कैसे? बता भी दी और वो मुकर जाए मुझे नहीं बताए तो भी क्या कर लोगे? अन्य भी कुछ छोटे छोटे नुकसान हो सकते हैं जिससे कि कभी भी दिक्कत पैदा हो सकती है। अब जो थर्ड पर्सन ये बायर लेके आया जिसके नाम पे आप सेल डीड करवाने के लिए तैयार हो गए हो, आप जानते ही नहीं हो भाई ये है कौन, ये भारत का नागरिक है भी या नहीं, इसकी भी श्योरिटी नहीं है आपको कि ये बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है, ये भी आपको सही से नहीं पता है। खाली आधार देख के खुश होते रहना, ये भी आपको नहीं पता वो कोई क्रिमिनल है, किसी आतंकवादी घटना में वो व्यक्ति था शामिल, ये भी आपको नहीं पता।
वो इस प्रॉपर्टी का क्या यूज करने वाला है, भविष्य में कोई गैरकानूनी कार्य वहां से करने वाला है, कोई अनैतिक कार्य करने वाला है, वो भी आपको नहीं मालूम। उसके बारे में उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, आपको कुछ लेना देना दूर दूर तक कुछ पता नहीं। आपको सिर्फ इतना सा दिखाई दे रहा है, भाई मेरा 1 करोड़, मेरा एक खोखा मेरे पास आ जाए, बाकी तो मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पर सारी दुनिया से लेना देना हो जाएगा अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो। और कहावत है कि जब किस्मत खराब होती है ना, तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आदमी ऊंट पे बैठ के सोचता है मैं तो बहुत ऊंचे हूँ, कुत्ता तो नीचे भूख रहा है, मुझे काटेगा कैसे। लेकिन भाई साहब, जब किस्मत खराब होगी ना, तो कुछ भी होगा पर कुत्ता ऊंट पे बैठे आदमी को काट लेगा। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी।